मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूनिट 3 को, जिसमें हमने ब्रिटिश पॉलिसी को और उसके इम्पैक्ट को डिस्कस किया था इंडिया पर, जिसमें हमने इंपीरियल पॉलिसी, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रेस, कल्चरल और इस तरह से हमने कई तरह की पॉलिसीज को डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उसी के आगे का पार्ट, जिसके अंदर हमें ट्राइबल अपराइजिंग, 1857 का रिवोल्ट और साथ ही साथ में कुछ पीजेंट रिवोल्ट्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ट्राइबल अपराइजिंग से। और ट्राइबल अपराइजिंग से रिलेटेड मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है कि नागा रिवोल्ट से जुड़ी रानी गोईडिल्लिया को किसने रानी की उपाधि दी थी। तो आपका ये क्वेश्चन है कि नागा रिवोल्ट से जुड़ी हुई रानी गोईडिल्लिया को किसने रानी की उपाधि दी थी। तो दीजिएगा जवाब कमेंट सेक्शन में। हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें ट्राइबल अपराइजिंग की, जिसमें हमें सबसे पहला रिवोल्ट जो डिस्कस करना है वो है संथाल रिवोल्ट। संथाल विद्रोह जो है वो 1855 से 1856 के बीच में हुआ। इसका जो एरिया है वो रहा राजमहल पहाड़ी से लेकर तो भागलपुर, राजमहल पहाड़ी से लेकर तो भागलपुर तक का जो एरिया है उस एरिया में हो रहा था संथाल रिवोल्ट। तो आपने न्यूज़ में भी कई बार सुना होगा, संथाल रिवोल्ट से रिलेटेड स्टोरीज चलती रहती हैं। तो संथाल रिवोल्ट जो है वो 1855 से लेके 56 तक में चला। और इसको जो लीड करने वाले पर्सन थे वो 4 भाई थे, जिसमें सिद्धू, चांद, भैरव और कान्हू। याद रखिएगा, इनके नाम एक एग्जाम में पूछे गए हैं कि सिद्धू, चांद, भैरव और कान्हू का संबंध किस रिवोल्ट से है। को याद रखना है, इनका संबंध संथाल रिवोल्ट से है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा अगला रिवोल्ट, वो है मुंडा रिवोल्ट। मुंडा रिवोल्ट को उल गुलाम रिवोल्ट भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1899 में हुई, जबकि ये खत्म हुआ 1900 में। तो इसके जो लीडर थे वो इनके नाम से ही पता लग रहा है, वो है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को धरती आबा या जगत पिता भी कहा जाता है। तो एक एग्जाम में पूछा गया था कि धरती आबा किसका दूसरा नाम है या किसे कहा जाता है। तो वो थे बिरसा मुंडा, जिन्हें जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है। और इनका संबंध है मुंडा रिवोल्ट से, जिसे उल गुलाम रिवोल्ट भी कहा जाता है। और इस रिवोल्ट का संबंध जो है किस एरिया से है, याद रखिएगा झारखंड में ये रिवोल्ट हुआ था। फिर उसके बाद में जो हमारा अगला रिवोल्ट है वो है नागा रिवोल्ट। नागा रिवोल्ट को जीआर लांग रिवोल्ट भी कहा जाता है। इसे 1932 में शुरू किया गया था। इसे शुरू करने वाले 2 पर्सन थे, जेदांगनांग और रानी गोईडिल्लिया। तो रानी गोईडिल्लिया जो है, इनका संबंध किससे है, नागा रिवोल्ट से है। और इन्हें रानी की उपाधि देने वाले जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने एक रिवोल्ट के दौरान इन्हें रानी की उपाधि दी थी। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा अगला रिवोल्ट, वो है रंपा रिवोल्ट। रंपा रिवोल्ट 1879 से लेकर तो 1924 के बीच में हुआ, और ये हुआ आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। ठीक है, इसके लीडर का नाम याद रखिएगा, राजू रंपा और सीताराम राजू। राजू रंपा और सीताराम राजू जो हैं, इन्होंने रंपा रिवोल्ट को लीड किया था। फिर उसके बाद में अगला रिवोल्ट है उराव रिवोल्ट। देखिए, इन रिवोल्ट को आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट है जिसे मैं लास्ट में बताता हूं, आप उसे याद रखिएगा। फिर उसके बाद में आता है उराव रिवोल्ट। इसे ताना भगत मूवमेंट भी कहा जाता है। 1920 में ये हुआ था झारखंड वाले एरिया में, और इसे लीड करने वाले पर्सन थे जतारा भगत। ठीक है, तो आपको ट्राइबल अपराइजिंग वाले पार्ट में, यानी जनजातीय विद्रोह वाले पार्ट में किसे याद रखना है, संथाल रिवोल्ट को याद रखिए। इसे लीड करने वाले 4 भाई थे, सिंधु, चांद, भैरव और कान्हू। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको याद रखना है मुंडा रिवोल्ट को, जिसमें बिरसा मुंडा, और बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ में मुंडा रिवोल्ट को उली गुलाम के नाम से भी जाना जाता है। नागा रिवोल्ट को याद रखिए, इसमें आप रानी गोईडिल्लिया को याद रखिए। रानी गोईडिल्लिया का संबंध नागा रिवोल्ट से है, और इन्हें रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। फिर उसके बाद में आप रंपा रिवोल्ट को याद रखिए, जिससे आंध्र प्रदेश वाले एरिया में ये हुआ था। बस इतना याद रखिए और ये टॉपिक आपका खत्म होता है। फिर उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं हमारा मेन टॉपिक, वो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, यानी 1857 का फ्रीडम स्ट्रगल। देखिए, इसके बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, वहां की क्वीन, इंडिया में कौन गवर्नर जनरल था, इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। याद रखिएगा, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पाम स्टेम। ब्रिटेन की महारानी कौन थी, विक्टोरिया। गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, कैनिंग। और आर्मी का जो लीडर था, जिन्होंने इसकी आर्मी को लीड किया था, वो थे जॉर्ज एनिसन। इंडिया में जो किंग था वो था बहादुर शाह जफर 2। और इसका एक सिंबल पूछा गया है कि आखिर फ्रीडम स्ट्रगल का जो सिंबल था वो क्या रखा गया था। तो याद रखिएगा, इसका सिंबल था लोटस, यानी कमल और रोटी। ठीक है, तो कमल और रोटी इसका सिंबल था। और क्योंकि अंग्रेजों को भारत में अगर रिवोल्ट को लड़ना है तो उन्हें एक सेंटर बनाना पड़ेगा, जिसे कहा गया ब्रिटेन इमरजेंसी सेंटर इन इंडिया। वो था इलाहाबाद में। ठीक है,
याद रखिएगा, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर पामस्टेम, क्वीन विक्टोरिया, गवर्नर जनरल इंडिया में कैनिंग, चीफ कौन था आर्मी का, जॉर्ज एनिसन, बहादुर शाह सफर टू उस समय इंडिया का किंग था, लोटस और रोटी इसका सिंबल रखा गया, इलाहाबाद में इमरजेंसी सेंटर बनाया गया। ये आपको कुछ चीजें और पता होनी चाहिए, जैसे कि इस रिबेलियन को यानी इस फ्रीडम स्ट्रगल को अलग अलग तरह के लोगों ने अलग अलग तरह के नाम दिए हैं। जैसे कि मिलिट्री रिबेलियन इसे कहा गया जॉन लॉरेंस के थ्रू। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है फर्स्ट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इसे वीडी सावरकर ने कहा। को ये दोनों मेन पॉइंट याद रखना है कि इसे मिलिट्री रिबेलियन कहने वाले थे जॉन लॉरेंस, जबकि इसे इंडियन फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कहने वाले थे वीडी सावरकर। अब डिस्कस करते हैं कि आखिर इस फ्रीडम स्ट्रगल के पीछे रीजन क्या रहा। तो देखिए, इसके पीछे कई रीजन रहे। इससे पहले हमने जितने भी पॉलिसीज या प्रीवियस लेक्चर में जितने भी हमने बातें डिस्कस की वो सभी इसका कारण बनी, पर एक इमीडिएट रीजन भी बना, जैसे कि उस समय का सैन्य विद्रोह। तो उस समय क्या हुआ कि एक गन यूज की जाती थी, उसका नाम था ब्राउन बेस गन। अब इस ब्राउन बेस गन की जगह पर अंग्रेज लेके आए एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल एक तरह की गन थी और इसमें जो गोली लगती थी, जो कारतूस लगता था, उसमें क्या होता था, गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होता था। अब क्योंकि इसमें चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है तो जो गाय है वो हिंदुओं के लिए पवित्र होती है और जो सुअर का मांस होता है वो मुसलमानों के लिए अपवित्र माना जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, मंगल पांडे नाम का एक पर्सन बाहर निकलता है और मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को 2 आर्मी के ऑफिशियल्स जो थे उनकी मृत्यु कर दी। अंग्रेज थे वो, उनको मार दिया गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो मेरठ में एक छावनी थी, उस छावनी ने क्या किया, विद्रोह शुरू कर दिया वहां पर। और 10 मई 1857 को इन्होंने दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया और बहादुर शाह जफर को भारत का राजा घोषित कर दिया। अब बहादुर शाह जफर तो उस समय काफी बूढ़ा हो चुका था, तो इसकी कमान संभाली उनके सेनापति बख्त खान ने। तो आपको याद रखना है कि ब्राउन बेस गन की जगह पर एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल हो रहा था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था। और इसी वजह से इस रिवोल्ट की शुरुआत होती है एक धार्मिक मामला बताकर। मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी, जिसके बाद में मंगल पांडे को सजा हुई और मेरठ में उनके जो दोस्त थे, उनके जो साथीगण थे, उन्होंने इस रिवोल्ट की शुरुआत की 10 मई 1857 को। तो आपको ये तारीख जरूर याद रखना है कि आखिर 1857 फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत कहां से होती है, 10 मई 1857 को। जिसके बाद में ये लोग दिल्ली पे आक्रमण कर देते हैं और दिल्ली को कब्जा लेते हैं, जिसमें बहादुर शाह को वो अपना या पूरे भारत का राजा घोषित कर देते हैं और बख्त खान इस स्ट्रगल की कमान को संभालते हैं। इस रिवोल्ट के दौरान कई इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे जहां पर दूसरे भारत के जो राजा थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। छोटे छोटे गुट बनाकर ये लोग लड़ रहे थे। तो हमें ऐसे ही कुछ राज्यों को डिस्कस करना है जहां से कुछ राजा या रानियां अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रही थी। उसमें से ही एक राज्य था लखनऊ। लखनऊ से लड़ने वाली थी बेगम हजरत महल। तो आपको याद रखना है, लखनऊ से फ्रीडम स्ट्रगल की कमान संभालने वाली कौन थी, बेगम हजरत महल। इसके बाद में आपको याद रखना है कानपुर को। कानपुर से जो आगे चल रहे थे वो थे नाना साहेब। नाना साहेब के एक सेनापति थे तात्या टोपे। तात्या टोपे का जो ओरिजिनल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग को शिवपुरी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां पर इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो आपको 2 चीजें मैंने बताई, लखनऊ और कानपुर। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी और कानपुर से थे नाना साहेब। नाना साहेब के जो सेनापति थे वो थे तात्या टोपे, जिन्हें रामचंद्र पांडुरंग भी कहा जाता था। इन्हें फांसी शिवपुरी मध्य प्रदेश में दी गई थी। फिर उसके बाद में आपको जो इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना है वो है झांसी। झांसी के बारे में तो आपको सबको पता ही होगा। यहां से रानी लक्ष्मीबाई लड़ने वाली थी और ये लड़ रही थी हीरोज के खिलाफ। हीरोज एक अंग्रेजी सेनापति था। आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ उनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि उनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। इनकी समाधि जो है वो ग्वालियर में बनाई गई थी। तो आपको याद रखना है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को, मणिकर्णिका इनका बचपन का नाम था, ग्वालियर में इनकी समाधि है। आपको इतना याद रखना है, हीरोज के खिलाफ ये लड़ रही थी। फिर आप याद रखिए बिहार को। बिहार से जो लड़ने वाले थे वो थे कुंवर सिंह और अमर सिंह। कुंवर सिंह और अमर सिंह 2 राजा थे जिन्होंने बिहार से फ्रीडम स्ट्रगल की कमान को संभाला था। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है इलाहाबाद को। इलाहाबाद से लड़ने वाले थे लियाकत अली और बरेली। बरेली से लड़ने वाले थे खान बहादुर खान। तो आपको मैंने कुछ राज्यों के नाम लिए जिनमें से बरेली, खान बहादुर खान लड़ रहे थे। इलाहाबाद से लियाकत अली, बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई,
देखिए, जब 1857 का रिवोल्ट खत्म हुआ तो उसके बाद में इंडिया पे कई तरह के इम्पैक्ट पड़े। जैसे कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन जो है वो खत्म होने वाला था। क्यों होने वाला था? क्योंकि इससे पहले जितना भी सब एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क देखा जा रहा था वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही देखा जा रहा था। तो इसे खत्म किया गया क्राउन के द्वारा। क्राउन मतलब ब्रिटेन की महारानी के द्वारा। इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाए और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था भारत में उसे खत्म कर दिया गया। 1 नवंबर 1858 को इसकी घोषणा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में की गई थी। तो आपको याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन खत्म किसके द्वारा किया गया? क्राउन के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा इसे खत्म किया गया, जिसकी घोषणा 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में की गई थी। लॉर्ड कैनिंग जो है वो लास्ट गवर्नर जनरल रहेंगे और फर्स्ट वाइसरॉय रहेंगे। देखिए क्या हुआ, जब क्राउन अपना इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इंडिया में लाई तो उन्होंने इस पोस्ट को, जो गवर्नर जनरल एक पोस्ट थी, उसे भी चेंज किया और उसे वाइसरॉय नाम दिया गया। गवर्नर जनरल की पोस्ट थी तो वाइसरॉय की क्यों बनाई गई? देखिए, वाइसरॉय का मतलब होता है कि वाइसरॉय से ऊपर भी एक पर्सन है जिसे वाइसरॉय को रिपोर्ट करना है और वो बंदा रिपोर्ट करेगा किसे? महारानी को। इस तरह से इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बनाया। साथ ही साथ में आप याद रखिए, विक्टोरिया को 1876 में केसरे हिंद की उपाधि दी गई और रियासतों को ये फ्रीडम मिली कि वो अपने आप में इंडिपेंडेंस रह सकती हैं, पर उस पे जो हक रहेगा उस राज्य को किसके अंडर में रहना पड़ेगा? क्राउन के अंडर में रहना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, 1876 में केसरे हिंद की उपाधि मिली और रियासत को फ्रीडम की अनुमति मिली। तो आपको 1857 वाले रिवोल्ट में क्या क्या चीजें याद रखनी है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है 1857 में 10 मई 1857 का दिन, जिस दिन मेरठ में रिवोल्ट हुआ और उन्होंने दिल्ली को अपने कब्जे में लिया, बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित किया। और कौन सी गन यूज की जा रही थी इनके द्वारा? एनफील्ड राइफल, और उसमें जो कारतूस लगती थी उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी, जिसका विरोध करने वाले पर्सन थे मंगल पांडे। और मैंने आपसे बात की थी मिलिट्री रिबेलियन की, जिसमें जो मैंने बताया था जॉन लॉरेंस ने इसे मिलिट्री रिबेलियन कहा था, वीडी सावरकर ने इसे फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कहा था। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था लखनऊ से इसे लीड करने वाली कौन थी? बेगम हजरत महल। कानपुर से नाना साहेब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। जो बिहार से इसे लीड करने वाले थे वो थे कुंवर सिंह और अमर सिंह। साथ ही साथ में हमने डिस्कस किया था इलाहाबाद को, जहां से लियाकत अली थे, और बरेली से थे खान बहादुर खान। याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई हीरोज के खिलाफ लड़ रही थी। हमने इसके इम्पैक्ट को डिस्कस किया, जिसमें हमने ये बताया कि आखिर किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन खत्म किया गया और क्राउन के अंडर में आया, जिसमें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को डिस्कस किया, जिसकी घोषणा 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई। लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और फर्स्ट वाइसरॉय भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। फिर उसके बाद में हमने डिस्कस किया था गवर्नर जनरल की पोस्ट को वाइसरॉय में कन्वर्ट कर दिया गया था। विक्टोरिया को 1876 में केसरे हिंद की उपाधि मिली, रियासत को फ्रीडम में रहने की आजादी मिली। पॉइंट्स को आप याद रखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस यूनिट के लास्ट टॉपिक की, वो है पीजेंट अपराइजिंग। और इससे रिलेटेड मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है कि बारदोली का सत्याग्रह जो हुआ था उसे लीड करने वाले पर्सन कौन थे और ये कहां पर और किस वक्त हुआ था? तो बारदोली का सत्याग्रह किसके द्वारा लीड किया गया, कहां हुआ और किस वक्त हुआ, ये आपको बताना है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पीजेंट अपराइजिंग को। तो देखिए, इस टॉपिक में आपको याद रखना है कुछ रिवोल्ट्स के बारे में और उनकी जगह के बारे में। साथ ही साथ में आप चाहें तो ईयर्स को भी याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला रिवोल्ट हुआ था वो था इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट हुआ था बंगाल में और ये हुआ था 1860 में। इंडिगो रिवोल्ट खेती के चक्कर में हुआ था। नील की खेती उस समय अंग्रेज कुछ ज्यादा करवा रहे थे, तो उस समय जो किसान थे उन्होंने इस रिवोल्ट को किया था। तो याद रखिएगा, इंडिगो रिवोल्ट बंगाल में 1860 में हुआ था। फिर हुआ था पावना रिवोल्ट। इसका बस नाम याद रखिए कि इसका कनेक्शन किससे है? पीजेंट अपराइजिंग से है। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है डेक्कन रिवोल्ट। डेक्कन रिवोल्ट महाराष्ट्र वाले एरिया में हुआ है, बस इतना याद रखिए। फिर हुआ था मोपला रिवोल्ट जो कि केरला में हुआ था। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय क्या हुआ था कि अरब से कुछ लोग इंडिया में आए थे और 1836 में वो लोग इंडिया में आए। अब यहाँ के जो हिंदू किसान थे वो इन्हें मजदूर की तरह काम करवाते थे, इन पे इनका शोषण करते थे। तो क्या हुआ कि यहाँ के जो अरबी लोग थे उन्होंने इसका रिवोल्ट किया, जिसे मोपला रिवोल्ट कहा जाता है। इनडायरेक्टली अरबों को मोपला कहा जा रहा है और ये केरला वाले एरिया में हुआ था 1836 से लेकर तो 1921 के बीच में।
फिर उसके बाद में अगला रिवोल्ट हुआ एका रिवोल्ट, जो कि हुआ था अवध में। आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना है। उसके बाद में हुआ बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह 1928 में वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लीड किया गया इसे, और सूरत में ये हुआ था। तो याद रखिएगा, बारदोली सत्याग्रह 1928 वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसे लीड किया गया और सूरत में ये हुआ था। माना जाता है कि बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी या फिर वहां की जो महिलाएं थी, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो आपको याद रखना है, पीजेंट अपराइजिंग में इंडिगो रिवोल्ट को, डेक्कन रिवोल्ट को, मोपला रिवोल्ट और बारदोली रिवोल्ट को, ये 4 रिवोल्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इंडिगो रिवोल्ट बंगाल में हुआ 1860 में, डेक्कन रिवोल्ट महाराष्ट्र में, मोपला रिवोल्ट केरला में, बारदोली रिवोल्ट सत्याग्रह जो था वो सूरत में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसे लीड किया गया था 1928 में। सो गाइस, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम यूनिट 5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में, मतलब सामाजिक ऐसे रिफॉर्म्स हुए जिनमें कई समाज बन के आए और उन समाजों को हमको पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ में हम उन कैरेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे जिन्होंने इन समाजों को बनाया था। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब यूनिट 5 में। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।